तो आज हम लोग फाइनेंस का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं जो है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। उसके साथ देखेंगे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें कुछ खास नहीं है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, बस मुझे याद रखना है कि बीएससी बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कि 1875 में हुआ था, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 में हुआ था, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में आ गया था। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को लेकर। और बाकी चीज़ें हैं जो आप कॉन्सेप्ट नोट्स या फिर समरी शीट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जो मेन पोर्शन है, मेरा पहला लेक्चर है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी मेरे पास पैसा है या फिर अभी जो मेरे पास पैसा है, आने वाला टाइम में उस पैसा का वैल्यू ज़्यादा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं का उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर कंजम्पशन। ये सब सारी चीज़ें वैल्यू है जो मेरे पास जो भी एसेट्स हैं या फिर पैसा है उसका क्या वैल्यू रहने जा रहा है आगे को लेकर। तो मोस्टली हम देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू प्लस सम इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी मेरे पास अभी पैसा है, फ्यूचर में जाके उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट आने जा रहा है, उसको हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट के साथ। और बात करें मैथ्स को लेके, तो मैथ्स में हम लोग दो फॉर्मूला बेसिक बहुत अच्छे से जानते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सिंपली है आपका PRT, दैट इज पे स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एंड R स्टैंड फॉर परसेंटेज रेट या फिर इंटरेस्ट, और T स्टैंड फॉर टाइम अपॉन 100, राइट। अगर हम लोग CI निकालते हैं तो होता है P+1+R⁻T। यहाँ ध्यान ये देना है कि P प्रिंसिपल है और जो R है वो मेरा इंटरेस्ट, मतलब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है इन डेसिमल फॉर्म। जैसे 5% है तो उसको हम लोग लिखेंगे 0.05, राइट। और 10% है तो उसको लिखेंगे 0.01, और 20% है तो 0.02। तो उस तरह से हम लोग R के फॉर्म में लिखेंगे, और T है मेरा जितना सर्टेन टाइम के लिए है। अब सीन ये है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो ऐसा नहीं कि हमेशा एनुअली हो, वो कभी कभी सेमी एनुअली, क्वार्टरली, या फिर पर मंथ इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो वो भी जो फॉर्मेशन है वो कंपाउंडेड फॉर्म में होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे पहले कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के लिए जो पहला है, जैसे हम सेमी एनुअली कंपाउंडिंग देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं सबसे अच्छा। मान लीजिए प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है। 3 साल के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, लेकिन जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीना में मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि सेमी एनुअली है, तब साल भर में 2 बार। तो वो जो फॉर्मूला रहने वाला है CI को लेके, P+1/1+R⁻T, उसी को हम लोग एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी टाइम। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा डिवाइड करना है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को, और टाइम के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो R डैश मेरा आ जाएगा 5, और T डैश मेरा आ जाएगा 3 × 2 दैट इज़ 3 × 2 दैट इज़ 6, क्योंकि टाइम मेरे पास 3 साल था और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मेरा 2 था। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट था मेरा 10%, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 था, तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तभी आएगा मेरा 5। सिंपली हम लोग पुट करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P1+R⁻T। तो यहाँ P था मेरा 10,000, 1 लिखें। T डैश मेरा निकला था 10/2 दैट इज़ 0.05। ये एक्चुअली 5% है, ठीक है, लेकिन इसको हम बोले थे कि ये एक डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा 5% को। तो 5% को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.05/6 टाइम। अब यहाँ क्वेश्चन है कि टाइम तो 3 साल था, फिर 6 कहाँ से आया। तो हम बताए थे कि T डैश हम लोग निकालेंगे यूजिंग कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी, वो मेरा T × 2 आएगा, दैट इज 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू 13476 अप्रॉक्स आएगा, वही मेरा क्या होगा, अमाउंट होगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन करेगा क्वार्टरली के फॉर्म में, तो उस केस में मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मंथली रहेगा तो मंथली केस में फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली यही फार्मूला, दैट इज CI इज इक्वल टू P1+R इन डेसिमल फॉर्म
पावर टी, बस पुट करेंगे। तो कंपाउंड इंस्टेंस में हम आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखना है। अब दो चीज़ें हैं, एक फार्मूला बस आपको याद रखना है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, जो होता है ए पी ई पावर आर टी, और ई होता है मेरा एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको ये एक्चुअली कांस्टेंट होता है। तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फार्मूला है, ठीक है। दो चीज़ें आती है मेरे कंपाउंडिंग में, पहला आता है मेरा कंपाउंडिंग और दूसरा आता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ पर हम देखे थे फाइनल वैल्यू जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट होता है, उसी को हम रिवर्स में देखेंगे यूजिंग डिस्काउंट रेट, तो उसको हम लोग डिस्काउंटिंग बोलेंगे, ठीक है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो है मेरा एन्युटीज़। एन्युटी होता है क्या, पहले वो समझते हैं। सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट और रिसिप्ट, जैसे आप कोई फ्लाइट या फिर कहीं पीजी में रहते हैं, तो आपको हर महीना कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो समहाउ पार्ट है एन्युटीज़ का। अब ऑर्डनरी एन्युटीज़ या फिर एन्युटीज़ दोनों एक ही बात है, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वो ऑर्डनरी एन्युटीज़ होगा। ऑर्डनरी एन्युटीज़ उसको बोलेंगे जो हम लोग किसी के एंड ऑफ मंथ में पे करते हैं, जैसे हम लोग एक महीना रूम में रह लिए उसके बाद हम लोग पे किए, तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्डनरी एन्युटी। सिमिलरली एन्युटी ड्यू बोलेंगे जो हम लोग एडवांस पेमेंट करेंगे एनुअली। एन्युटी अकर एट स्टार्ट ऑफ द मंथ, मतलब जहाँ भी हम लोग एडवांस पेमेंट करेंगे वो किसका टाइप है, एन्युटी ड्यू का। आई नो इस लेक्चर में बहुत एरर्स हैं, इम्प्रूव करूँगा आगे चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करने का। जैसे यहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ से चीज़ों को मैं और एलिब्रेट कर सकता था और यहाँ और अच्छे से समझा सकता था, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। बस एक रफ आइडिया है कि आप कैसे चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट नोट्स या फिर समरी सेट के थ्रू देखिएगा, यूट्यूब में वीडियो भी मिल जाएगा आपको इस रिलेटेड, वहाँ से भी आप अपना धीरे धीरे क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, बाय।